छूने वाली कहानी। दादाजी के जाने के बाद घर बिल्कुल सूना लग रहा था। हर कोना हर दीवार उनकी मौजूदगी की गवाही दे रही थी, लेकिन अब वहाँ बस एक खालीपन था। 13 दिन की रस्म पूरी हुई थी और सब लोग अपने अपने कामों पर लौटने की तैयारी कर रहे थे। घर में सन्नाटा और उदासी का एक अजीब मेल था। अनिकेत अभी 22 साल का ही तो था, लेकिन दादाजी के सबसे करीब था। उनकी कहानियाँ, उनके किस्से, पुराने ज़माने की बातें, अनिकेत को सब कुछ बड़े गौर से सुनने की आदत थी। शायद इसलिए दादाजी भी उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी आंखों में जब भी अनिकेत को देखते एक अजीब सी चमक आ जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उस चमक में एक हल्की सी उदासी भी घुल गई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बात उनके दिल पर पत्थर रख कर बैठी हो। अनिकेत बेटा, तुम दादाजी के कमरे की अलमारी देख लेना, हो सकता है कुछ ज़रूरी कागज़ हो, पापा ने सुबह चाय पीते हुए कहा था। अनिकेत ने सिर हिला दिया था, लेकिन मन नहीं मान रहा था। दादाजी का कमरा, उस कमरे में जाना मतलब हर बार उनकी यादों की नदी में डूब जाना, लेकिन करना तो था ही। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में अब भी दादाजी की माइल्ड इत्र वाली महक बसी हुई थी। पुरानी लकड़ी की अलमारी, जिसे दादाजी अपने खजाने की पेटी कहते थे, कोने में रखी थी। अनिकेत ने अलमारी खोली तो ऊपर की शेल्फ में करीने से रखे कपड़े, कुछ पुरानी किताबें और एक छोटी सी लोहे की तिजोरी दिखी। तिजोरी खोलने पर उसमें ज़मीन के कागज़, ज्वेलरी के पुरानी रसीदें और एक पीले पड़ चुके एक लिफाफे में बंद चिट्ठी मिली। लिफाफा खुला हुआ था और उस पर लिखा था, मेरी बिटिया काजल के नाम। अनिकेत का हाथ कांप गया। बुआ काजल, वही बुआ जिनका जिक्र घर में कोई नहीं करता था, जिनकी तस्वीरें तक अलमारी के सबसे निचले खाने में छिपा कर रख दी गई थी, जिनके बारे में पापा ने एक बार बस इतना कहा था, वो अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। अनिकेत ने सांस रोककर चिट्ठी खोली। लिखावट दादाजी की थी। शाही अब हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द साफ थे। मेरी प्यारी बिटिया काजल, तेरी चिट्ठी मिली, पढ़कर आंखें भर आई। तूने लिखा कि तुझे लगता है हमने तुझसे प्यार नहीं किया, कि हमने हमेशा तेरे भाई को आगे रखा। बेटा, ये बात तूने कैसे सोच ली? क्या माँ बाप का प्यार कभी बटा होता है? जिस दिन तू पैदा हुई थी ना, उस दिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस की थी। तू जब छोटी थी तो मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखी थी। तेरी हर खिलखिलाहट आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं जानता हूँ तेरी शादी के वक्त मैंने कुछ बातें कही थी जो शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन बेटा, एक बाप होने के नाते मैं तुझे किसी गलत इंसान के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था। मुझे लगा था कि समय के साथ तू समझ जाएगी, लेकिन तूने तो। यहाँ आकर चिट्ठी अधूरी थी। शाही का आखिरी धब्बा जैसे अटक गया था। करीब 9 साल पहले की चिट्ठी। अनिकेत की आंखों में आंसू टपक पड़े। उसने वह अधूरी चिट्ठी बार बार पढ़ी। इतने सालों से ये चिट्ठी यहीं पड़ी थी। दादाजी ने इसे भेजा क्यों नहीं, या शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए। और बुआ ने भी कभी कोशिश नहीं की। अचानक उसे दादाजी के आखिरी दिन याद आए। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे लेटे वो बार बार गुदगुदा रहे थे, काजल, मेरी काजल, उससे कह दो। लेकिन तब तक वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि पूरी बात नहीं कर पाते थे। और पापा ने हमेशा उनकी बात को टाल दिया था। पापा, आप आराम करिए, ज़्यादा मत बोलिए, बस यही कहकर अनिकेत ने चिट्ठी को संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। अब ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी, एक अधूरी बात, एक टूटा हुआ रिश्ता। और अब इसे पूरा करने की जिम्मेदारी अनिकेत की थी। वो कमरे से बाहर निकला तो मम्मी किचन में चाय बना रही थी। पापा बरामदे में बैठे मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। पापा, मुझे बुआ के बारे में बताना, अनिकेत ने सीधा सवाल दाग दिया। पापा का चेहरा सख्त हो गया। अचानक ये सवाल क्यों? बस दादाजी की कुछ चीज़ें देखी तो याद आ गई। उन चीज़ों को वहीं रहने दो अनिकेत, कुछ बातें दबी रहना ही बेहतर होता है, पापा ने रुखाई से कहा और उठकर अंदर चले गए। लेकिन अनिकेत तो ठान चुका था। उसने मम्मी के पास जाकर पूछा,
मम्मी का स्वभाव पापा से नरम था। उन्होंने हल्की आवाज़ में बताना शुरू किया, तेरी बुआ काजल, तू शायद उसे जानता भी नहीं। तू बहुत छोटा था जब वो घर छोड़कर चली गई थी। उसकी शादी एक लड़के से तय हुई थी, हमारी जान पहचान का ही था, लेकिन बाद में पता चला कि लड़का ठीक नहीं है। दादाजी ने शादी से मना कर दिया, पर तेरी बुआ वो उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। बस यही बात उनके दिल में दरार बन गई। तो क्या बुआ ने उसी लड़के से शादी कर ली? हाँ, और उसके बाद उसने कभी हमसे बात नहीं की। तेरे दादाजी ने बहुत कोशिश की थी, कई बार फ़ोन किया, लेकिन बुआ ने कभी जवाब नहीं दिया। बस फिर तो रिश्ता यूं ही टूट गया। मम्मी की आवाज़ में गहरी उदासी थी। लेकिन मम्मी, दादाजी ने उसे एक चिट्ठी लिखी थी, वो मुझे आज मिली है। मम्मी चौंक गई। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? अनिकेत ने वो पीला लिफाफा निकालकर मम्मी को पकड़ा दिया। मम्मी ने पूरी चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखें भी नम हो गई। ये तो उनके दिल का दर्द है, और ये अधूरी क्यों है? पता नहीं मम्मी, शायद वो पूरी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। मैं ये चिट्ठी बुआ तक पहुंचाना चाहता हूँ। पागल हो गया है? तेरे पापा को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। और बुआ का क्या पता, अब वो इस उम्र में तुझसे मिलना भी चाहे या नहीं। मम्मी, दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी ये। मैंने उनकी आंखों में वो तड़प देखी है, मुझे जाना है। मम्मी ने अनिकेत के चेहरे की ओर देखा, उसमें एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। आखिरकार वो पिघल गई। ठीक है, लेकिन तेरे पापा को मैं संभाल लूँगी। जा, लेकिन ध्यान रखना। अगले दिन अनिकेत ने बुआ का पता ढूंढा, पुरानी डायरी, कुछ कागजात। उसे काजल बुआ का पता मिल गया। वो शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रहती थी। अनिकेत ने पापा को ऑफिस के काम का बहाना बनाया और सुबह सुबह निकल गया। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद उसकी बस उस छोटे से कस्बे में रुकी। पता पूछते पूछते वो एक पुराने से मकान के सामने जा खड़ा हुआ। मकान छोटा था लेकिन साफ सुथरा। आंगन में कुछ गमले रखे थे जिनमें गेंदे के फूल खिले हुए थे। अनिकेत ने दरवाजे पर दस्तक दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो गई थी, हथेलियों में पसीना आ गया था। सोच रहा था, अगर बुआ ने दरवाज़ा ही नहीं खोला तो, अगर वो बात ही नहीं करना चाहें तो। लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। सामने लगभग 48 साल की एक औरत खड़ी थी। चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखें बिल्कुल दादाजी जैसी, गहरी, शांत और उदासी से भरी हुई। सफ़ेद सूती साड़ी में वो बहुत सादगी से खड़ी थी। जी, किससे मिलना है? आवाज़ में एक मिठास थी, लेकिन थकान भी। बुआ, मैं अनिकेत हूँ, आपका भतीजा। अनिकेत का गला रुंध गया। उसे खुद अपनी आवाज़ पहचानने में मुश्किल हुई। बुआ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने एक कदम पीछे लिया, आंखें चौड़ी हो गईं। कौन? भैया का बेटा? फिर अचानक उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भर आए। तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने भेजा तुम्हें? जाओ यहाँ से, मेरा उस घर से अब कोई रिश्ता नहीं। बुआ ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अनिकेत ने हाथ जोड़ लिए। बुआ प्लीज़, 5 मिनट, बस 5 मिनट दे दीजिए। मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आया हूँ। मैं दादाजी की तरफ से आया हूँ। पापा की तरफ से? बुआ का हाथ दरवाजे पर ही रुक गया। पापा? वो अब कैसे हैं? अनिकेत को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर हथौड़ा मारा हो। बुआ, दादाजी अब नहीं रहे। 13 दिन पहले उनका देहांत हो गया। ये सुनते ही बुआ के पांव लड़खड़ा गए। उन्होंने दरवाजे का सहारा लिया। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की। वो बस चुपचाप खड़ी रहीं, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ। घर के अंदर का माहौल बड़ा सादा था। एक छोटा सा बैठक, उसमें कुछ पुराना फर्नीचर और दीवार पर कुछ तस्वीरें। अनिकेत ने नज़र दौड़ाई तो एक तस्वीर में दादाजी और दादी मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर पुरानी थी लेकिन फ्रेम नया था। बुआ ने इस घर में भी अपने माता पिता को जगह दे रखी थी। बैठो। बुआ ने कुर्सी की ओर इशारा किया। उनका चेहरा अब भी सफ़ेद था
और आंसू पोंछने के बाद भी आंखें लाल थीं। क्या हुआ पापा को? दिल की बीमारी थी। पिछले कुछ सालों से तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो आपको बहुत याद करते थे बुआ। झूठ। बुआ की आवाज़ अचानक तीखी हो गई। अगर याद करते तो एक बार, बस एक बार आकर मिल लेते। मैंने तो खत लिखा था उन्हें, जवाब तक नहीं दिया। बुआ, दादाजी ने आपको जवाब लिखा था। अनिकेत ने अपनी जेब से वो पीली चिट्ठी निकाली। ये देखिए। बुआ ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उनका चेहरा पिघलता गया। कठोरता की जो दीवार सालों से खड़ी थी वो अब ढहने लगी। आखिर में आकर उन्होंने देखा कि चिट्ठी अधूरी है। ये पूरी क्यों नहीं है? बुआ ने भीगी आंखों से पूछा। पता नहीं बुआ, शायद लिखते लिखते कुछ सोचकर रुक गए होंगे या फिर हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे। लेकिन अपने आखिरी दिनों में वो बस आपका ही नाम लेते रहते थे। काजल, मेरी काजल, बस यही बुदबुदाते थे। बुआ ने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। उनके कंधे जोर जोर से हिल रहे थे। सालों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा और प्यार सब आंसू बनकर बह रहा था। अनिकेत को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन फिर उसने सोचा शायद ये आंसू जरूरी थे। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भरने के लिए पहले उनका मवाद निकालना जरूरी होता है। कुछ देर बाद बुआ ने खुद को संभाला। मैंने बहुत गलती कर दी बेटा, बहुत बड़ी गलती। क्या हुआ बुआ? सच में क्या हुआ था? बुआ ने लंबी सांस ली और बताने लगी। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसका नाम मनीष था। पापा को लगता था कि वो लड़का मेरे लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि मनीष का चरित्र ठीक नहीं है। मुझे लगा कि वो मेरी खुशी नहीं देखना चाहते। मैंने सोचा वो मुझसे प्यार नहीं करते। बस मैं अंधी हो गई थी। फिर क्या? मैंने घर छोड़ दिया और मनीष से शादी कर ली। लेकिन शादी के 3 साल बाद ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो मुझ पर हाथ उठाता, गालियाँ देता और कहता कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। शराब पीकर रोज मारपीट करता। बेटा, एक दिन मैं दर्द से तड़प रही थी, तब भी वो कहीं बाहर पार्टी कर रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि पापा ने सही कहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पास वापस लौटने की हिम्मत नहीं थी। अनिकेत सुन रहा था और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। तो क्या मनीष अंकल अब? वो 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया। तब से मैं अकेली हूँ, बुआ ने रुआंदे स्वर में कहा। मैंने सोचा अब लौटकर क्या फ़ायदा, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। भैया ने भी कभी संपर्क नहीं किया, बस मैंने भी सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया। बुआ, पापा को बहुत गुस्सा था आपसे, लेकिन वो भी आपसे बहुत प्यार करते थे, बस दिखा नहीं पाते थे। गुस्सा तो मुझे भी बहुत था बेटा, लेकिन अब तो बस पछतावा है। बुआ ने चिट्ठी को फिर से देखा। पापा ने मुझे माफ़ कर दिया था, ये चिट्ठी इस बात का सबूत है। लेकिन मैं तो उनसे मिल भी नहीं पाई। मैं तो उनका चेहरा भी आखिरी बार नहीं देख पाई। ये कहते कहते बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। अनिकेत उठकर उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। बुआ, दादाजी ने आपको माफ़ कर दिया था, अब आप खुद को माफ़ कर दीजिए। अगले कुछ घंटे बातों में बीत गए। अनिकेत ने बुआ को दादाजी के आखिरी सालों के बारे में बताया, उनकी बीमारी, उनकी तड़प और उनका प्यार। बुआ ने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, कैसे वो रोज़ अकेलेपन से लड़ती रही, कैसे उन्होंने दादाजी की तस्वीर घर में लगा रखी थी, लेकिन उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। कैसे हर साल दादाजी के जन्मदिन पर वो चुपचाप मिठाई बनाती थी और किसी मंदिर में बांट देती थी। शाम होने को आई तो अनिकेत ने कहा, बुआ मेरे साथ चलिए, घर चलिए, पापा से मिलिए, दादाजी की फ़ोटो के सामने बैठकर उनसे बात कर लीजिए। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब और इंतज़ार मत कीजिए। बुआ ने अनिकेत की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन एक उम्मीद भी थी। तेरे पापा मुझे देखकर नाराज़ नहीं होंगे? पापा को मैं संभाल लूँगा बुआ, और वैसे भी अब बहुत हो गया नाराज़गी।
अब तो बस प्यार की ज़रूरत है। अगली सुबह बुआ ने एक छोटा सा बैग तैयार किया। हाथ में वो अधूरी चिट्ठी थी जिसे उन्होंने बड़े ध्यान से अपने पर्स में रख लिया। रास्ते भर वो चुप थी, खिड़की से बाहर देखती रही। अनिकेत ने भी कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि ये सफ़र बुआ के लिए बहुत भारी है। जब वो घर पहुंचे तो पापा बरामदे में खड़े थे। अनिकेत और बुआ को साथ देखकर उनका चेहरा पहले हैरानी से भरा, फिर गुस्से से लाल हो गया। अनिकेत, ये क्या? तुम इन्हें यहाँ क्यों लेके आए हो? भैया, बुआ ने धीरे से कहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। भैया, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? इतने सालों बाद? पापा के बिना? पापा की आवाज़ तेज थी, लेकिन उसमें दर्द भी था। तुमने पापा को कभी माफ़ नहीं किया और अब मुझसे माफ़ी मांग रही हो? पापा तुम्हें आखिरी दम तक याद करते रहे और तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। मैंने किया था भैया, कई बार, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। बुआ ने आंसू पोंछते हुए कहा। पापा चुप हो गए। शायद वो भी जानते थे कि बुआ ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से में हर बार उसे नज़रअंदाज कर दिया था। तभी मम्मी बाहर आई। आप दोनों बहस बाद में कर लेना, पहले अंदर तो आने दो। दीदी आप आइए ना। मम्मी ने बुआ का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। अंदर हॉल में दादाजी की एक बड़ी सी तस्वीर रखी थी, उनके पसंदीदा गेंदे के फूलों की माला के साथ। बुआ ने तस्वीर देखी और उनके पांव वहीं जम गए। वो धीरे धीरे तस्वीर के पास गई और अपने घुटनों के बल बैठ गई। पापा, बस एक शब्द निकला उनके मुंह से और फिर वो देर तक रोती रहीं। उनकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थी। पापा भी पास खड़े थे, उनकी आंखों में भी आंसू बह रहे थे। अनिकेत और मम्मी चुपचाप खड़े थे, ये सब देख रहे थे। काफ़ी देर बाद बुआ ने अपने पर्स से वो चिट्ठी निकाली। पापा ने मुझे माफ़ कर दिया था भैया। ये देखो, ये चिट्ठी उन्होंने मेरे लिए लिखी थी, लेकिन ये अधूरी है। उन्होंने कांपते हाथों से चिट्ठी पापा को दी। पापा ने चिट्ठी पढ़ी। पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा बदल गया। गुस्से की जगह पछतावे ने ले ली। पापा ने तो तुझे माफ़ कर दिया था और मैं सालों से अपनी ज़िद में अड़ा रहा। नहीं भैया, गलती मेरी थी, मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी। बुआ ने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा ने बुआ को गले से लगा लिया। सालों का गुस्सा, नाराज़गी और गलतफहमियाँ सब पल भर में पिघल गईं। अनिकेत ने देखा कि कैसे दो भाई बहन जो इतने सालों से एक दूसरे से दूर थे, आज फिर से एक हो गए। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। शाम को सब लोग साथ बैठे। बुआ ने बताया कि वो अकेली कैसे रहती हैं। पापा ने तुरंत कहा, अब तुम अकेली नहीं रहोगी, ये घर तुम्हारा है, तुम यहीं रहोगी। लेकिन भैया, कोई लेकिन नहीं, पापा यही चाहते थे और अब मैं उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करूँगा। पापा की आवाज़ में अब वही पुराना अपनापन था। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, बुआ अनिकेत के पास आई। बेटा, तूने जो किया ना, वो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। तू नहीं होता तो शायद मैं कभी लौट कर नहीं आती। बुआ, मैंने कुछ नहीं किया, बस दादाजी की अधूरी चिट्ठी और अधूरी बात को पूरा करने की कोशिश की। अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा। बुआ ने अनिकेत के माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। फिर वो धीरे से बोली, पता है बेटा, वो चिट्ठी अब अधूरी नहीं है। अनिकेत ने हैरानी से पूछा, मतलब? तेरे आने से, तेरे पापा के गले लगने से, इस घर में लौट आने से वो चिट्ठी अब पूरी हो गई है। पापा जो कहना चाहते थे वो अब पूरा हो गया। अनिकेत ने बुआ की आंखों में देखा। वहाँ अब वो पुरानी उदासी नहीं थी, उसकी जगह एक गहरी शांति और संतोष था। उसे लगा जैसे दादाजी कहीं से मुस्कुरा रहे हों। अधूरी चिट्ठी भले ही शब्दों में पूरी ना हो पाई हो, लेकिन जो बात वो कहना चाहती थी, माफ़ी, प्यार और अपनापन, वो आज पूरी हो गई थी। अगली सुबह अनिकेत ने देखा कि बुआ ने दादाजी की तस्वीर के आगे एक छोटा सा दिया जलाया था और पास में वो चिट्ठी रख दी थी। चिट्ठी अब भी अधूरी थी, लेकिन उसका मतलब अब पूरा हो चुका था। हवा के हल्के झोंके से चिट्ठी का कोना हिल रहा था, जैसे दादाजी का आशीर्वाद बरस रहा हो।
अनिकेत ने वो नज़ारा देखा और मन ही मन सोचा, रिश्तों में शिकायतें और गलतफहमियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन जब तक प्यार बाकी है तब तक कोई चिट्ठी अधूरी नहीं रहती, कोई बात अधूरी नहीं रहती। बस ज़रूरत होती है तो एक कदम बढ़ाने की, एक बार माफ़ कर दो कहने की, और हाँ, उस खामोश प्यार को पहचानने की जो अक्सर शब्दों से ज़्यादा गहरा होता है। बाहर धूप खिल रही थी, घर में अब वो सन्नाटा नहीं था। बुआ और पापा साथ बैठे चाय पी रहे थे। मम्मी किचन में कुछ अच्छा बनाने की तैयारी कर रही थी। घर फिर से जिंदा हो गया था और इस जिंदगी की वजह थी एक अधूरी चिट्ठी जिसने सबके दिलों को पूरा कर दिया। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।